नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है। और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊँचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2016 जो कक्षा 1 से 5 में ईवीएस की परीक्षा हुई थी उसको लेकर के हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको अभी डेली प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको एग्जाम में बैठने में बहुत सुविधा होती है और आपको ये समझने में सुविधा होता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको झारखंड में जितने शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई हैं उसके भी प्रश्न पत्र को यहाँ पर देंगे, और बिहार का भी देंगे, यूपी का भी, एमपी का भी, सारे प्रश्न पत्रों को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप सभी यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि इसके पहले जैक का जो भी यहाँ जेसीईआरटी किताब से था वो यहाँ कंप्लीट करके आपको एक बार क्लास करवा दिया गया है। फिर जब भी एग्जाम शुरू होगा आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो देखिए ज़्यादा तो परीक्षा में आपको जेसीईआरटी जैक के किताब से ही प्रश्न रहेंगे, तो आप चाहते हैं तो वहाँ का भी पीडीएफ आप पूरा वीडियो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्लास भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यह जो पर्यावरण अध्ययन है वो आपको एसएसटी के शिक्षक के लिए भी काम करेंगे और साइंस के शिक्षक के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण है वो साइंस के अंतर्गत भी रहता है और यहाँ पर जो देखिएगा आपको तो ईवीएस के अंतर्गत भी आपको मिलता है। तो इसलिए दोनों ही प्रकार के शिक्षकों को यह काम करेगा, इसलिए सही प्रकार के शिक्षक इसको एक बार अवश्य बना लेंगे। तो चलिए यह पर्यावरण अध्ययन में देखिए पहला प्रश्न क्या है आपको, निम्न में से कौन अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है। पहला ऑप्शन है पत्राचार पाठों के द्वारा बच्चों को सीखना, अपने कला शिक्षक से बच्चों का चित्रकारी सीखना, अपने माता पिता से बच्चों को खाना बनाना सीखना, अपने दोस्तों से बच्चों को नए खेल सीखना, ठीक है। देखिए दो प्रकार का जो यहाँ पर अध्ययन की बात कही गई है, आप लोग याद रखिएगा, ये बराबर प्रश्न आता है। एक होता है देखिए औपचारिक अध्ययन, ठीक है, और एक होता है अनौपचारिक अध्ययन। ये दोनों औपचारिक में क्या होता है, तो औपचारिक में अपने रिश्ते, अपने मित्र, अपने शिक्षक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने होकर के जो भी हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो औपचारिक होता है, ठीक है।
और अनौपचारिक में क्या होता है, तो अनौपचारिक में होता है किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा, किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यदि आप सीखते हैं तो वो अनौपचारिक साधन में जाता है, अनौपचारिक अध्ययन में जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा पत्राचार पाठों के द्वारा बच्चों को सीखना। देखिए पत्राचार में क्या हो गया, ये कोरस्पोंडेंस चीज़ हो गया, ये किसी के सामने रह करके आप नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, किसी को सामने रह करके नहीं सीख रहे हैं, तो ये पत्राचार पाठों के द्वारा ये अनौपचारिक है। सेकेंड है देखिए अपने कला शिक्षक से बच्चों का, देखिए अपने कला शिक्षक हैं उससे बच्चा चित्रकारी सीख रहा है, तो ये क्या हो गया, तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामने सामने कोई काम हो रहा है, इसलिए ये औपचारिक होगा। अपने माता पिता से बच्चों को खाना बनाना सीखना, देखिए प्रत्यक्ष रूप से सामने रह करके माता पिता को बच्चे देख रहे हैं और वहाँ सीख रहे हैं, तो ये औपचारिक है। अपने दोस्तों से बच्चों का नया खेल खेलना, तो दोस्त से जो बच्चा सीखेगा वो प्रत्यक्ष रूप से सामने रह करके एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये आपको औपचारिक होता है। ठीक है, तो आपसे अनौपचारिक पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब आपको औपचारिक और अनौपचारिक में क्लियर हो गया होगा। प्रश्न यहाँ से एक रह सकता है, आपको CDP के अंतर्गत भी यह प्रश्न रहता है। ठीक है, देखिए अगला है, नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला क्या है, मानव क्रियाकलाप, जो मानव के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है उसको मानव क्रियाकलाप हम लोग कहते हैं। एक है खदानों को खोदना, दूसरा है बांध बनाना, तीसरा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, बांस द्वारा टोकरी बनाना, और अगला है गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना। प्रश्न पूछ रहा है कि वनों के लोप होने के लिए क्रियाकलाप उत्तरदायी है। अगर वन का लुप्त हो रहा है, वन लुप्त हो रहा है, तो इस पाँचों में से कौन सा क्रियाकलाप उत्तरदायी है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 5 वाला ऑप्शन सही है, केवल एक सही है, केवल 1 और 2 होगा, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि वन के लोप होने में कौन कौन उत्तरदायी इसमें से कारण है। ठीक है, वन के लोप होने में इन पांचों में से कौन कौन कारक उत्तरदायी है, यानी किसके कारण वन विलुप्त होते हैं। ठीक है, पहला है खदान को खोदना, ये बिल्कुल खदान को यदि खोदा जाएगा तो जहाँ भी खदान खोदा जाएगा तो वहाँ पर जो भी 2, 4, 10, 20 पौधे होंगे उसको क्या किया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, यानी यहाँ वन क्या होंगे, लुप्त होंगे। तो वन का लुप्त होने में पहला रीजन ये भी होगा, पहला। ठीक है, सही है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपको है बांध बनाना। ठीक है, बांध बनाना, अगर आप बांध बना रहे हैं तो वहाँ पर जो भी जंगल या जो भी पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट होंगे। ठीक है, यानी पहला भी जो है आपको वनों का लोप होने का कारण बता रहा है और दूसरा में भी वन का लोप होगा। अगला है देखिए बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण। अगर आप बाजार में बेचने के लिए पत्ती और झाड़ी जा रहे हैं तो पत्ती तो ये पत्तियां हैं, तो पत्ती को आप निकाल रहे हैं, झाड़ी को निकाल रहे हैं, इससे क्या है कि यहाँ पर वन लुप्त नहीं हो रहा है, वन लुप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वनों का लोप इससे नहीं हो रहा है, पत्तियां पेड़ से झड़ करके गिर जाती है, इससे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये वन का लुप्त होने का कारण नहीं है। बांस द्वारा टोकरियाँ बनाना, बांस द्वारा टोकरी बनाना। ठीक है, देखिए बांस द्वारा टोकरी बनाना, इसे बांस को काटा जाता है, उससे टोकरी बनाया जाता है, जिसमें वन जो होता है बांस पर कोई निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए ये भी वन का लुप्त होने के कारण नहीं हुए। गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना, जो पत्ते गिर गए हैं उससे अगर कोई प्लेट बनाता है तो इससे वन लुप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें वन लुप्त होने का 2 ही मुख्य कारण इसमें है, एक ऑप्शन पहला होगा खदान को खोदना और दूसरा ऑप्शन होगा बांध बनाना, ये वन का लुप्त होने कारण है, इसमें वनों की कटाई बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। 1 और 2 किस ऑप्शन में है आप लोग देख लीजिएगा, तो 1 और 2 सी में है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग। विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित है। जो विद्यालय में मूल्यांकन होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए देखिएगा, शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है, विद्यार्थी को हर हाल में ऊंचा ग्रेड लाना चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा के निकायों से अधिक दक्ष होती है, मूल्यांकन बहुत लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, अभी के समय में
जैसे विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है उसका मुख्य आंसर जो होता है, देखिए इसमें ए नंबर ऑप्शन है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को वाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है। ठीक है, देखिए अभी क्या मूल्यांकन जो होता है तो आपके जो सेंटर है उसकी कॉपी दूसरे सेंटर पर जाती है और दूसरे सेंटर की कॉपी तीसरे सेंटर पर जाती है, इस तरह से होता है। और वहाँ पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। वहाँ पर आपके शिक्षक मूल्यांकन नहीं करते हैं, अन्य शिक्षक को मूल्यांकन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पर जब आप अपने विद्यालय में शिक्षक के पास परीक्षा दे रहे थे तो आप मान लीजिए कि 70% ला रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश अगर आपका 30% आता है या फेल किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप फेल भी कीजिएगा तो शिक्षक ज़रूर बोलेंगे कि ये बच्चा हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आदमी आपको नहीं जानता है, लेकिन ये जो शिक्षक के पास आप जा रहे हो वो बहुत पहले से आपको जानता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि वाह्य शिक्षक की अपेक्षा अपना शिक्षक आपको अच्छा से जानता है। ठीक है, यानी जो बाहरी परीक्षक हैं जांच कर रहे कॉपी, उससे अच्छा कौन जानता है आपको? अपने विद्यार्थी की क्षमता को अच्छा से शिक्षक जानता है आपका। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत इसी पर काम करता है कि कॉपी या मूल्यांकन कहीं भी जांच हो जाए, लेकिन अपने विद्यार्थी की क्षमता जो होता है वो जो आपके शिक्षक जानते हैं वो वाह्य परीक्षक से अच्छा जानते हैं। ठीक है, वाह्य परीक्षक से अच्छा जानते, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत से राज्यों में पूछा गया है। ठीक है, बहुत से राज्यों में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? देखिए पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो कहाँ पर पढ़ाई होता है? तो कक्षा 1 से 5 में ही केवल पर्यावरण अध्ययन होता है। उसके बाद यहाँ से स्तर बदल जाता है, सामाजिक विज्ञान अलग हो जाता है, विज्ञान अलग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ये दोनों का छोटी छोटी बातों का मिश्रण होता है। तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो देखिए आप जब पर्यावरण अध्ययन किताब पढ़िएगा तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यानी इस पर्यावरण अध्ययन के किताब से, पाठ्यपुस्तक से बच्चों को बाहरी दुनिया के बारे में बताया जाता है। मतलब किसी पेड़ के बारे में बताना, किसी जानवर के बारे में बताना, किसी पक्षी के बारे में बताना, जो अब तक बच्चा नहीं जान रहा होता है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, बाहरी दुनिया में जो जो चीज़ होता है उसके गुण को बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा इस सबसे अबोध होता है, वो जानता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना पर्यावरण अध्ययन का मुख्य रूप से काम होता है। नेक्स्ट है, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, हमेशा सीधा होता है, उल्टा सीधा दोनों होता है, पहले सीधा फिर उल्टा होता है। ठीक है, देखिए वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा की ओर होता है, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें ऊर्जा हमेशा सीधा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानिक स्पीसीज है, स्थानिक स्पीसीज है, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज, आश्रय में नहीं रहने वाले स्पीसीज, मंगल पर रहने वाले स्पीसीज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए स्थानिक मतलब उस स्थान पर रहने वाले या विशिष्ट स्थान पर रहने वाले स्पीसीज जीव जंतु होते हैं। ठीक है, कुछ जीव जंतु जल में ही रह सकते हैं, कुछ जीव जंतु जंगल में ही रह सकते हैं, कुछ जीव जंतु घरों में भी रह सकते हैं। तो ये स्थानिक स्पीसीज का मतलब होता है कि वैसे स्पीसीज जो विशिष्ट स्थान पर रहते हैं और उनका वो स्थान निर्धारित होता है। ठीक है, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले पशु गर्मी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, गर्मी क्षेत्र के रहने वाले पशु ठंडे क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो ये सब विशिष्ट स्थानिक पशु होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट आश्रय वाले जो विशिष्ट जगह पर ही रहते हैं उसी को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अगला है, अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अनीता थापर,
सोनिया गांधी, सुनीता विलियम्स या मेघा पाटाकर। ठीक है, तो देखिए अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय का रहने का रिकॉर्ड जो है आपको सुनीता विलियम्स का है। जल का शुद्धिकरण रासायनिक कारक से हो सकता है। जल का शुद्धिकरण रासायनिक कारक से हो सकता है। कौन सा रसायन से हो सकता है? हाइड्रोजन से, पारा से, अम्ल से, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, देखिए जल का शुद्धिकरण जो इसमें किया जाता है वो पोटेशियम परमैंगनेट जल का शुद्धिकरण में कार्य कर रहा होता है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट होगा। कांची नदी कौन सा जलप्रपात बनाता है? कांची नदी कौन सा जलप्रपात बनाता है? देखिए रांची में स्थित कांची नदी जो है ये दसम फॉल जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? दसम फॉल जलप्रपात बनाती है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, लिडिया ब्राडे या फंटन। ठीक है, तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला जो है वो आपको बछेंद्री पाल है। सर का क्या आशय है? सर का क्या मतलब है? झील, नदी, पर्वत, देवता। ठीक है, तो सर का मतलब देखिए झील होता है। क्या होता है? सर का मतलब झील। निम्न में से कौन कारक पौधे तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधे तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? मिट्टी, उच्चावच, पारिस्थितिकी तंत्र या अपवाह। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है पौधे तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। चित्र का अध्ययन करें। वाई कौन सा पौधा में जाएगा? वाई कौन सा पौधा में जाएगा? एक है परफ्यूम बनाने में प्रयुक्त पौधा, रसोई घर में प्रयुक्त पौधा, औषधि में प्रयुक्त पौधे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाई क्या है? आपको बीच में है, यानी वाई जो होता है ये बीच में होने का मतलब है कि वाई ऐसा पौधा होगा जो परफ्यूम बनाने में भी प्रयुक्त होता होगा, रसोई घर में भी प्रयुक्त होगा और औषधि में भी प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसा पौधा में ले सकते हैं? तो इसको हम लोग देखिए साक वाले यानी झाड़ीदार पौधे, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो पौधों को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं जो परफ्यूम बनाने में भी होगा, रसोई घर में भी होगा, औषधि में भी प्रयुक्त होगा। ठीक है, जैसे आप गुलाब के पौधा को ले सकते हैं, गुलाब का पौधा। ठीक है, ये परफ्यूम बनाने में भी होगा, ये औषधि में भी काम होता है और रसोई घर में भी काम आता है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा तो और छोटे बड़े पौधे जो हैं जैसे एलोवेरा का पौधा आप ले सकते हैं, वो आपको घरों में भी काम होते हैं, औषधि में भी काम होते हैं, रसोई में भी काम होते हैं, ये हो सकते हैं आपको। तो इस तरह से जड़ी बूटी वाले छोटे छोटे सागदार पौधे वो भी आपको यहाँ पर काम कर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर साग धनिया के पत्ता को भी ले सकते हैं जो आपको तीनों जगह पर प्रयुक्त होता है ना। तो इस तरह से बहुत से पत्ते हैं जिनका परफ्यूम में भी उपयोग होता है, रसोई में भी होता है और औषधि में भी होता है। तो तीनों में प्रयुक्त होने वाला पौधा जो है आपको बीच में है वो वाई वाला का चयन करना था। ठीक है, तो देखिए अब फल जो है यहाँ पर पौधा है, पौधा। ठीक है, तो फल पौधा नहीं है इसलिए तो होगा ही नहीं। नारियल जो है, नारियल का पेड़ ये नहीं कर रहा है, ये पौधा नहीं है, नारियल नहीं होगा स्पेशल। साग, तो साग ये झाड़ीदार पौधों को साग कहा जाता है, इसलिए साग जो है पौधा की श्रेणी में आता है, लेकिन झाड़ीदार पौधे होते हैं, छोटे कद के पौधे होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे और बड़े पौधे जो होते हैं वो पौधों की श्रेणी में जाते हैं, साग नहीं कहे जाते हैं। अगला है संबंध के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। संबंध के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। ए का दामाद बी है और बी की बहन सी है। बी की बहन सी है, सी ए की पत्नी है। पत्नी का भाई साला कहलाता है। डी की पुत्री ई, ई का पिता एफ, तो क्या एफ और डी पति पत्नी है? ए का पिता बी और बी का पुत्र सी है, तो ए का भाई सी है। रिश्तों के बारे में कौन सही है? देखिए यहाँ पर जो रिश्ता दिया गया है उसमें कौन कौन रिश्ता सही बता रहा है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। पहला, ए का दामाद बी और बी की बहन सी, ए की पत्नी सी है, गलत है, पत्नी नहीं होगी। दो, पत्नी का भाई साला कहलाता है। ठीक है, ये तो सभी को जानते हैं कि पत्नी के भाई को साला कहते हैं, ये सही है रिश्ता के संबंध में। दूसरा ऑप्शन, डी की पुत्री ई है और ई का पिता एफ है, एफ और डी पति पत्नी है, बिल्कुल सही है। देखिए डी की पुत्री ई है, डी की पुत्री ई है और ए का पिता एफ है,
तो ये डी और एफ क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ये भी रिश्ता सही है। ए का पिता बी और बी का पुत्र सी है, ठीक है। तो ए और सी क्या हो गए, भाई हो गए, तो ए का भाई सी है, यानी चौथा भी सही है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। तो निम्न में से कथन का अध्ययन करें और कौन सही है वो आपसे पूछा है। तो इसमें सही कौन कौन हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा रिलेशन सही बताया गया था, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, देखिए ये सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू या रांची, ठीक है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको, अगर देखिए यहाँ पर ऑप्शन पलामू दिया है तो आप पलामू कर लीजिएगा, लेकिन ये अब जो है कहाँ चला गया है, तो ये लातेहार जिला में चला गया है। तो इस ऑप्शन को गलत मानिएगा, पलामू होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सभी को 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, सभी को 1 मार्क्स मिलेगा, चाहे किसी ने जमशेदपुर मारा हो, चाहे चाईबासा मारा हो या रांची मारा हो, पलामू, सभी को ये मार्क्स मिले थे, ठीक है। अगला है संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है। देखिए प्रश्न पत्र क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिसमें सभी तरह के प्रश्न होना चाहिए। उसको बनाने के पहले क्या क्या होता है, ठीक है। तो सही चरण क्या है, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों को लिखना तथा संपादित करना, अंक योजना लिखना। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना और ब्लूप्रिंट से मेल करना, प्रश्न लिखना, संपादन करना। देखिए अब यहाँ पर सही चरण को देखना है, मतलब कि सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र का डिजाइन तैयार होता है, ठीक है। डिजाइन तैयार करने का मतलब कि कितना ऑब्जेक्टिव करना है, कितना सब्जेक्टिव करना है, कितना 3 नंबर वाला, ये डिजाइन तैयार हुआ कि इस तरह का प्रश्न हमको बनाना है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, सब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनाना है, ये पहले डिजाइन होता है, क्लियर। उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट यानी खाका खींचना कि किस तरह का कितना में होगा। तो पहला डिजाइन तैयार करना, दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा है देखिए प्रश्नों को लिखना तथा संपादित करना, तीसरा होगा, और उसके बाद अंक योजना लास्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण है। और ये प्रश्न जो है विभिन्न राज्यों में पूछा भी गया है, ये CDP के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी आपको पर्यावरण अध्ययन में भी यहाँ पर शिक्षण शास्त्र रहेंगे, मैथ के भी शिक्षण शास्त्र रहेंगे, सभी में 2-4 प्रश्न रहेंगे। इसलिए आप सभी को देख लीजिएगा, कौन किस में काम करेगा ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, यह कथन दिया गया है, ठीक है। मानव भूगोल जो है प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन है, ठीक है। यह किसके द्वारा दिया गया है आपको बतलाना। देखिए यह जो प्रश्न आपको है पारिस्थितिकी तंत्र का है, ठीक है। किसका है, पारिस्थितिकी तंत्र का है। और यह जो वैज्ञानिक थे, यह पृष्ठभूमि जो है आपको रैटजेल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, रैटजेल के द्वारा दिया गया है। इसको देख लीजिएगा, ये एक बार और बिहार में प्रश्न आया है, ठीक है। मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन की पृष्ठभूमि है, यह कथन रैटजेल का है। विद्यार्थी के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि, विद्यार्थी के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि शिक्षक नहीं जानता कि वह क्यों ऐसा करता है, शिक्षक उसकी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए कहे, शिक्षक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण के लिए प्रिंसिपल के निर्देश का पालन करने का भाव दिखाए, वह विद्यार्थियों की धारणा को समझने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण में विश्वास करता हो। क्या सही आंसर इसका होगा, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर जो क्रियाकलाप है उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वह होगा कि प्रभावकारी कब बनेगा, जब वह विद्यार्थी की धारणा को समझाने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता होगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों का क्रियाकलाप प्रभावकारी होगा। नेक्स्ट है, किसी ईवीएस कक्षा में संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनाना मदद करता है, ठीक है। किसी ईवीएस की कक्षा में आप कोई कहानी या कविता सुना रहे हैं, यह किस चीज़ में मदद कर रहा है, पाठ को आनंदित तथा रुचिकर बनाने में, स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना तक खोज की क्षमता को प्रोन्नत करने में, शिक्षार्थियों के बीच भाषा तथा सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान रखने में,
शिक्षार्थियों को सही दिशा में उत्साहित एवं करने में। ठीक है, तो देखिए ईवीएस जो होता है वो आपको क्या है, तो अपने स्थानिक समझ, अपने स्थान में, अपने इर्द क्षेत्र में किस तरह के परिवेश हैं, किस तरह की कल्पना है, उसको प्रोन्नत करता है। और भूमंडलीय स्तर यानी विश्व स्तर, भूमंडलीय स्तर पर भूमंडल के चीज़ों को, उसकी कल्पना तथा खोज की क्षमता को प्रोन्नत करता है। एकदम याद रखिएगा, ईवीएस में यही चीज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त साधन नहीं है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त साधन नहीं है? ठीक है, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, औधिक जांच, कूट प्रश्न लेखन, कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार आपको रचनात्मक मूल्यांकन के लिए बच्चों को दत्त कार्य करवाने चाहिए, मौखिक प्रश्न भी पूछने चाहिए। ठीक है, रचनात्मक के लिए कूट प्रश्न एवं लेखक का काम करना चाहिए, लेकिन औधिक जांच जो होता है ये उपयुक्त साधन नहीं है। औधिक जांच ये कोई साधन में काम नहीं करता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व अनुभव क्यों नहीं होता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वे वहाँ आनंद महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पायलट ऐसा करने का निर्देश नहीं देता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय वहाँ पर अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, या यहाँ पर ऑप्शन कह लीजिएगा कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, इसी कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है कोसी नदी, महानदी, तीस्ता या स्वर्णरेखा। ठीक है, तो झारखंड के प्रमुख नदियों में नदी है वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है? टाइफून, हरिकेन, डिप्रेशन जिसको निम्न दाब कहते हैं, या टॉर्नाडो। ठीक है, देखिए अभी आप जितना भी, अगर आप यहाँ पर जो होता है मौसम समाचार सुन रहे होंगे, मौसम समाचार सुनते हैं तो आप देखिएगा ज़रूर सुन रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी में अभी निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण आपके राज्यों में, झारखंड में भी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो बंगाल में जो यहाँ चक्रवात उठता है उसको हम लोग निम्न दाब कहते हैं, या उसी को डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसी निम्न दाब के कारण सभी राज्यों में क्या होती है? वर्षा होती है। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, डिप्रेशन या निम्न दाब। नौकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? नौकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार या केरल। ठीक है, तो नौकरेक बायो रिजर्व जो है ये आपको मेघालय में स्थित है। ठीक है, देखिए आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम जब भी होता है तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है, आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक लेकर के ज़रूर एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। अगर कोई शिक्षक जो यहाँ पर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जो जुड़ गए हैं उनके लिए तो ये फ्री है, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो केवल क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको 100 रुपये अलग से लगेंगे। ठीक है, लेकिन जो शिक्षक हमारे यहाँ एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए यह फ्री है, सभी को मिलते जा रहा है, आप सभी तैयारी करते रहिएगा। लेकिन जो नहीं है वो 100 रुपये में दे करके यहाँ से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं अलग से। ठीक है, आपको सजाया हुआ मिल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अल्फा विभिन्नता दर्शाता है। अल्फा विभिन्नता दर्शाता है स्पीसीज प्रचुरता, स्पीसीज एकरूपता, ए और बी दोनों, या डी स्पीसीज प्रचुरता एवं प्रभाविता। क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा ये विभिन्नता होती है ना, तो ये जो अल्फ़ा विभिन्नता है ये क्या दर्शाएगा आपको? तो ये जो अल्फ़ा विभिन्नता है वो आपको स्पीसीज की प्रचुरता को दर्शाता है। ठीक है, स्पीसीज की प्रचुरता को दर्शाता है, जीव जंतुओं की प्रचुरता को दर्शाता है कि किस क्षेत्र में कैसे जीव जंतु प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दांतों एवं अस्थियों को मजबूत रखने में आवश्यक क्या है? आपकी दांतों एवं अस्थियों को मजबूत रखने में आवश्यकता क्या है? देखिए आप कभी भी यदि डॉक्टर के पास गए होंगे, ऐसे तो आप पढ़े होंगे, लेकिन डॉक्टर के पास यदि आप गए होंगे तो आपका अगर दांत में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या हड्डी में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको देखिए सीधे बोलते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है। क्या है? कैल्शियम का कमी है। ठीक है,
तो यहाँ पर दांतों और अस्थि को मजबूत रखने में कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। तो यही आपसे पूछ रहा है ना कि आवश्यक क्या है कि जिससे हमारा दांत या हड्डियाँ जो है कमज़ोर न पड़े। तो उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, याद रखिए कैल्शियम। और कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो आपको यहाँ पर सी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण क्या है? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण है रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस, मरास्मस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मरास्मस इसमें एक नाम है, याद रखिएगा। मरास्मस जो होता है इसके कारण वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण मरास्मस रोग होता है। ठीक है, यानी वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण मरास्मस रोग होता है। क्लियर हो गया होगा। विटामिन बी की कमी, विटामिन बी से बेरी और डी से यहाँ पर रिकेट्स या सूखा रोग है। ठीक है, इसको आप लोग देख लिए होंगे। अगला, कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में उपस्थित रहता है? आपको बताना है कि कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में उपस्थित होता है। चाहे आप दूध ले रहे हो, चाहे आप पनीर ले रहे हो ना, या चाहे आप दाल ले रहे हो, जिसमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन में उपस्थित रहता है कौन कौन तत्व उपस्थित रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन में जो होता है कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है, कुछ सल्फर भी होता है, कुछ पोटेशियम भी होता है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी होता है। तो इसमें ए में 2 3 दिया है, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 ये भी नहीं, 1 3 4 भी नहीं, डी यानी 1 2 3 4 सभी, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, डी होगा। क्लियर। अगला, भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी होती है। ठीक है, भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी कौन होती है? प्राकृतिक घनत्व का, पोषक घनत्व का, भौतिक घनत्व का, या कैलोरी घनत्व का। ठीक है, तो देखिए ये जो विटामिन और खनिज लवण है ये आपके किस घनत्व में काम करेंगे? तो ये आपका पोषक तत्व है। ये आपको क्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व में क्या हो गया? तो यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होता है ना भोजन का पोषक तत्व। तो ये विटामिन अथवा खनिज मात्रा ये कह रहा है, तो ये कौन होता है? पोषक घनत्व में जाएगा। किस में जाएगा? पोषक तत्व है इसलिए पोषक घनत्व में जाएगा। जल में गैस का संतृप्त स्तर निर्भर करता है। जल में गैस का संतृप्ति स्तर किस पर निर्भर करता है? ताप पर, वायुमंडलीय सांद्रण पर, जल में आपेक्षिक विलयता पर, या इनमें से सभी। ठीक है, तो जल में गैस का जो संतृप्ति स्तर निर्भर करता है वो आपको ताप पर भी निर्भर करता है, सांद्रण पर भी, विलयता पर भी, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्लियर। तो इस तरह से देखिए इसके नीचे आपको जो है यहाँ पर इसका आंसर शीट भी हमने दे दिया है, आप बना करके अवश्य देख लीजिएगा। और जो शिक्षक केवल यहाँ क्वेश्चन बैंक चाहते हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जो होगा वो 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी 100 रुपये में क्वेश्चन बैंक यहाँ से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बैंक आपको अभी करवाए जा रहे हैं, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। और जो बाद में भी जुड़ेंगे और उनको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उनको अलग से यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ आपको 100 रुपये में क्वेश्चन बैंक मिलेंगे।